नूरनगर का बढ़ई और मटर की शर्त रात गहरी थी। किलाए नूर महल की छत पर चांदनी बिखरी थी। सना रेलिंग से टिक कर बैठी थी और सामने के बाग की तरफ देख रही थी। शहजादा सलीम आकर उसके पास बैठ गया। आज फिर पुरानी बातों में खो गई हो सना? उसने मुस्कुराकर पूछा। सना हौले से हंसी। सोच रही थी, अगर उस दिन तुम्हें बारिश में भीगा हुआ गधा समझकर घर न लाती तो आज मैं यहां तुम्हारी रानी बनकर बैठी भी होती या नहीं। सलीम ने हल्की शरारत से कहा। गधा नहीं, गधा फैलान। नाम भूल गई क्या? दोनों हंस पड़े। सन्ना ने उसकी तरफ देखकर गंभीर लहजे में कहा, लेकिन सच बताओ सलीम, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर मैं तुमसे नफरत कर बैठती या बाबा की बात मानकर तुम्हें घर से भगा देती? सलीम ने आसमान की तरफ देखा। डर तो लगा था, लेकिन मुझे एक हामिला औरत की मटर की तलब पर पूरा यकीन था। ऐसा कौन करता है भाई? सना ने आंखें घोल करके कहा। गधे को भी भरोसा हो कि इंसान अपना वादा निभाएगा। सलीम मुस्कुराकर बोला, अब जरा उन्हें भी सुनाओ ना कि ये मटर और वादा वाला किस्सा शुरू कैसे हुआ था। सना ने गहरी सांस ली, यादों की धूल झाड़ी और कहानी शुरू कर दी। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हर गांव की अपनी रफ्तार होती थी और जिंदगी मौसमों के साथ चलती थी, घड़ियों के साथ नहीं। ऐसे ही एक दूर बसे गांव का नाम था नूरनगर। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियों की चरमराती आवाजें और लोगों के चेहरों पर सादगी की रौनक। इसी नूरनगर के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां एक बढ़ई रहा करता था, यूसुफ बढ़ई। अपने काम में माहिर, बातों में नरमी और स्वभाव से खुददार। सब उसे प्यार से यूसुफ बढ़ई कहकर पुकारते। उसकी बीवी का नाम था सलीमा। समझदार, हिम्मती और कम बोलने वाली औरत। बेवजह का झगड़ा, शिकायत कुछ नहीं, बस काम, खादिमत और घर की देखभाल। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर औलाद न थी। फिर भी न यूसुफ को शिकायत थी, न सलीमा को कोई मलाल। दोनों एक दूसरे के साथ इतने रजामंद थे कि कमी महसूस ही नहीं होती थी। फिर एक दिन वक्त ने करवट बदली। सलीमा की तबीयत अजीब रहने लगी। भूख कम, चक्कर, उलझन। गांव की बूढ़ी दाई अमतुल को बुलाया गया। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में पुराना तजुर्बा। उसने नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो यूसुफ, तेरे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। यूसुफ की आंखें भर आईं। वह सलीमा का हाथ थामे बस उसे देखता रह गया। खामोशी थी, मगर उसी खामोशी में मोहब्बत, उम्मीद और एक नई जिंदगी की दस्तक छुपी हुई थी। दिन बीतते गए। बाकी हर हामिला औरत की तरह सलीमा के भी नखरे बढ़ने लगे। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी अचानक किसी अजीब सी चीज की तलब। यूसुफ जो भी कमाकर लाता, उसमें से बचाकर उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता। एक तपती दोपहर, जब गर्म हवा जमीन से उठ रही थी और आसमान से धूप बरस रही थी, सलीमा चारपाई पर बेचैनी से लेटी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, मेरा दिल कर रहा है हरी हरी मीठी मटर खाने का। अभी। गधा फैलान की शर्त और सना का जन्म रात की हवा में ठंडक घुल गई थी। महल की झरोखे से झांकती सना ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो सलीम, अगर मेरी अम्मी को उस जून की दोपहर मटर की तलब न लगती तो मैं शायद किसी और की बीवी होती, या फिर कभी होती ही ना। सलीम ने शोखी से जवाब दिया, वो मटर नहीं, तुम्हारी किस्मत उगी थी खेत में सना। सना ने आंखें सिकोड़कर कहा, और तुम्हारी किस्मत गधे की शक्ल में घूम रही थी, है ना? सलीम हंस पड़ा। हाँ, गधा फैलान उर्फ तुम्हारा शहजादा। अच्छा, अब आगे सुनो। सना ने जैसे खुद को और उसे भी कहानी की अगली सीढ़ी पर धकेला। उस दिन यूसुफ ने हैरानी से कहा, अरे पगली, ये जून का महीना है, मटर कहां से लाऊं अभी? लेकिन सलीमा की आंखों में अजीब सी जिद उतर आई, मुझे नहीं पता, बस आज मटर ही खानी है, अगर नहीं मिली तो दिल घुट जाएगा। यूसुफ ने उसकी हालत देखी, पसीने से भरा माथा, बेचैनी से थरथराता बदन, और बिना कुछ बहस किए घर से निकल पड़ा। पूरा नूरनगर छान डाला। खेत, दुकानें, मंडी, हर जगह। सब हंसते, जून में मटर, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मगर यूसुफ के आगे सिर्फ सलीमा की तलब थी। पैर छिल गए, कपड़े पसीने से भीग गए, मगर वह वापस लौटने को तैयार न था। आखिर थक हार कर वो गांव से बाहर सियाहवन जंगल की तरफ निकल गया। सोचा,
शायद कहीं किसी किनारे किसी पेड़ के नीचे पुराने मौसम की बची हुई फसल मिल जाए। काफी दूर जाने के बाद चांद सरोवर के किनारे उसे कुछ हरा भरा नजर आया। दौड़कर पहुंचा तो देखा 3-4 क्यारियों में हरी हरी मटर लहलहा रही थी। उंगलियां कांपती हुई मटर तोड़ने लगीं, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। तभी अचानक कमर में जोरदार लात पड़ी। यूसुफ चीख के साथ आगे गिरा। पलटकर देखा तो सामने एक गधा खड़ा था, लेकिन साधारण नहीं। आंखों में गुस्सा और मुंह से साफ साफ इंसानी आवाज निकली, किससे पूछ कर मेरी मटर तोड़ रहा है रे बढ़ई के बच्चे। यूसुफ के होश उड़ गए। एक पल को लगा सपना है, मगर गधे की चिंगारी भरी नजर ने साफ कर दिया कि बात हकीकत है। कांपते हुए बोला, भाई सुबह से मटर ढूंढ रहा हूं। बीवी हामिला है, उसका दिल मटर खाने को कर रहा है। मजबूरी में आया हूं, जानबूझकर चोरी नहीं कर रहा। गधे ने एक पल सोचा, फिर गरज कर बोला, तरस तो आ जाए मगर बिना शर्त के नहीं। शर्त ये कि अगर तेरे घर बेटा हुआ तो वो तेरा, और बेटी हुई तो वो मेरी। यूसुफ के भीतर जैसे हंसी और डर साथ साथ उठे। सोचा, गधा है, पागल होगा। बेटी हुई तो क्या सच में आकर मांगेगा? बस अभी मटर मिल जाए। उसने झट से कहा, मंजूर है तेरी शर्त। गधा फैलान पीछे हट गया। यूसुफ जल्दी जल्दी मटर समेट कर घर लौटा। जैसे ही मटर की खुशबू घर में फैली, सलीमा की आंखें खुलीं। कमजोर मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता था तुम ले ही आओगे यूसुफ। उस दिन उसने जी भरकर मटर खाई। यूसुफ उसे देखता रहा, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल चुभने लगा। अगर बेटी हुई तो? वादा, डर और सना का बचपन। महल की छत पर बैठे सलीम ने सना से पूछा, तुम्हें कभी अब्बा पर गुस्सा नहीं आया कि उन्होंने तुम्हें एक गधे की शर्त में दांव पर लगा दिया था? सना ने कुछ देर चुप रहकर कहा, गुस्सा तो आया था, मगर उससे ज्यादा तरस आया। वो उस वक्त समझ ही नहीं पाए क्या कर रहे हैं, और अगर वो वादा ना करते तो मैं तुमसे मिल भी कहां पाती। सलीम ने नजरों में नरमी भरकर कहा, तो ये मानूं तुम्हारी नजर में मैं मटर से भी कीमती हूं। सना हंस पड़ी, बस इतना समझ लो, तुम वही दूसरी फसल हो जो देर से मिलकर भी दिल जीत लेती है। करीब 9 महीने बाद एक सुबह, जब नूरनगर की हवा में नमी घुली हुई थी, सलीमा की कोख से एक नन्ही सी बच्ची ने दुनिया देखी। दाई अमतुल ने उसे नरम रजाई में लपेटकर यूसुफ की गोद में रखते हुए कहा, मुबारक हो बढ़ई, बेटी हुई है, बड़ी सोहनी। बच्ची की नीली सी आंखें, गालों पर हल्की गुलाबी लाली, काले मुलायम बाल। यूसुफ ने उसे सीने से भींच लिया, जैसे अपनी जान को बाहों में भर लिया हो। नाम रखा गया, सना। गांव के बुजुर्गों ने सर हिलाकर कहा, नाम भी नाजुक, बच्ची भी वैसे ही नाजुक। लेकिन उसी शाम, जब बाहर सन्नाटा था और अंदर सलीमा बेटी को दूध पिला रही थी, यूसुफ आंगन में अकेला बैठा था। अचानक उसकी यादों में वो मंजर लौट आया, चांद सरोवर, मटर के पौधे और बोलता हुआ गधा फैलान। अगर बेटी हुई तो वो मेरी। वो जुमला जैसे दिल पर चोट मारने लगा। यूसुफ ने खुद से कहा, कौन याद रखता है इतना पुराना वादा, वो भी एक गधा। नहीं, मेरी बेटी को मैं किसी जानवर के हवाले नहीं करूंगा। और उसने ये डर सीने में दबा दिया। वक्त गुजरता गया, साल बीतते रहे, सना बड़ी होती गई। उसमें सलीमा की नरमी थी, यूसुफ की समझदारी। गांव में अक्सर कहा जाता, यूसुफ बढ़ई की बेटी जैसी अक्लमंद बच्ची पूरे नूरनगर में नहीं। सना 22 साल की हो चुकी थी। लंबा कद, गोरा रंग, आंखों में अजीब सा गुरूर और बातों में सलीका। सब माँ बाप पर नाज करते, मगर यूसुफ के दिल में हल्की सी घबराहट हमेशा जगी रहती। उधर सालों से सियाहवन जंगल के पास मटर उगाने वाला गधा फैलान भी अपने वादे को नहीं भूला था। उसे रंज था, मैंने शर्त रखी, इसने वादा किया, फिर कभी बता तक न सका कि बेटा हुआ या बेटी। आखिर एक दिन वो जंगल से निकल पड़ा। गांव गांव घूमकर पूछताछ करता हुआ नूरनगर पहुंचा और सीधा यूसुफ के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तब सलीमा और सना किसी मेहमान के घर गई हुई थीं। घर में सिर्फ यूसुफ अकेला था। जैसे ही गधा आंगन में घुसा, उसकी आंखें तलवार की तरह चमक रही थीं। वो गरज कर बोला, क्यों रे यूसुफ बढ़ई, मुझसे छुपता फिर रहा था? बता, तेरे घर लड़का हुआ या लड़की? यूसुफ के हाथ से औजार गिर गया, माथे पर पसीना छलक आया। धीमे स्वर में बोला, मेरे यहां बेटी हुई थी। गधा फैलान दहाड़ पड़ा,
तो फिर वो मेरी हुई ना, तूने शर्त मानी थी। अब तेरी बेटी मेरी अमानत है। धमकी, चाल और तूफानी जंगल की बारिश महल की बालकनी में हवा थोड़ी तेज चलने लगी थी। सलीम ने धीरे से पूछा, उस रात जब तुम्हारे अब्बा के सामने मैंने सारी धमकियां दी होंगी, अगर तुम सुन लेती तो? सना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर उस वक्त सुन लेती तो शायद मैं भाग जाती, या शायद उसी वक्त मर जाती। लेकिन अल्लाह ने अच्छा किया, मुझे बाद में सब पता चला। सलीम ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। और तुमने फिर भी उसी गधे से निकाह कबूल कर लिया? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। सना ने आंखें नम करके कहा, क्योंकि वो गधा नहीं, मेरे अब्बा की जान थी। जब गधा फैलान ने बेटी की बात सुनी तो गुस्से में चीखा, और तूने मुझे 22 साल धोखे में रखा। सुन ले, अगर कल सुबह तक अपनी बेटी मेरे हवाले न की तो तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। यूसुफ की रूह कांप गई। जुबान से सिर्फ इतना निकल सका, एक मौका, कल सुबह का वक्त दे दे, मैं सोचकर जवाब दूंगा। गधा जाते जाते मिट्टी में ऐसी लात मारकर गया कि धूल उड़कर चौखट पर बिखर गई, जैसे अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ गया हो। शाम को जब सलीमा और सना लौटे, घर बाहर से वैसा ही था, मगर यूसुफ भीतर से टूट चुका था। उसने उस रात किसी से कुछ न कहा। सुबह हुई तो यूसुफ की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। छत की दरारें, दीवारों की परछाइयां, सब उसे पूछती लगती, क्या सच में तू अपनी बेटी को गधे के हवाले कर देगा? सलीमा ने शक से पूछा, कुछ परेशान लग रहे हो, खैर तो है? यूसुफ ने खोखली मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, सोच रहा हूं आज सना को लेकर पुराने दोस्त से मिलने सियाहवन जंगल के उस पार जाऊं। सना तैयार होकर आई, नीली सलवार कमीज, आंखों में काजल, चेहरे पर मासूम सी रौनक। यूसुफ ने उसे देखकर सोचा, क्या सच में मैं इसे किसी गधे के हवाले कर दूंगा? मगर अगर न किया तो ये गधा हम सबको मार डालने की कसम खा चुका है। दोनों कच्ची पगडंडी से होते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते भर सना बातें करती रही, पड़ोसन की नई बकरी, अपनी कढ़ाई, सहेली की मेहंदी, और यूसुफ बस हूं, अच्छा कहकर जवाब देता रहा। जंगल के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक काले बादल घिर आए। तेज हवा चली, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोनों ने एक दरख्त के नीचे पनाह लेने की कोशिश की, मगर हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी कांपने लगे। यूसुफ बोला, बेटी वापस लौटते हैं, ये तूफान है। सना ने सिर हिलाया, ठीक है अब्बा। जैसे ही वो मुड़ने लगे, सना की नजर झाड़ियों के पीछे गई। एक गधा भीगा हुआ, कांपता हुआ, अकेला दुबका बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुईं, जिस्म से पानी टपक रहा था। सना एकदम रुक गई। अब्बा देखिए ना, बेचारा कितना भीग रहा है, इसके पास तो कोई छांव भी नहीं। यूसुफ ने आंख उठाए बिना कहा, जंगली जानवर हैं, दूर रहो, कभी भी हमला कर सकते हैं। मगर सना का दिल पिघल चुका था। वो भागकर गई, अपनी ओढ़नी उतारी और गधे के ऊपर डाल दी। गधा फैलान ने हल्का सा सिर उठाया और सना को ऐसी निगाह से देखा जिसमें शुक्रिया भी था और जैसे कोई पुराना रिश्ता भी। गधा घर में, अजीब नजरें, और पहला रिश्ता नूर महल की छत पर। सना ने हंसते हुए कहा, याद है तुमने पहली बार इंसानी आवाज कब निकाली थी? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुमने पहली बार इंसान से ज्यादा मुझे समझा था, और उसी दिन मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया था। सना ने मजाक में कहा, कौन लड़की चाहेगी कि उसके घर का गड्ढा उससे निकाह का पैगाम दे? सलीम ने जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाया, शुक्र है आखिर में वही गड्ढा तुम्हारा शहजादा निकला, वरना तुम सारी उम्र किसी और को ताना देती। बारिश से भीगे हुए गधे पर ओढ़नी डालकर सना ने जब उसकी आंखों में देखा तो बोली, अब्बा ये बहुत अकेला लग रहा है, क्या हम इसे घर नहीं ले जा सकते? मैं इसके साथ खेल लिया करूंगी, दिल भी लग जाएगा। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे साफ लग रहा था यही वही गधा फैलान है। लेकिन सना की आंखों में इतनी सच्ची हमदर्दी थी कि उसकी जबान पर ताला लग गया। बहुत समझाने के बाद भी सना की जिद न टूटी तो उसने थक कर कह दिया, ठीक है बेटी, जैसा तू चाहे। वो गधे को साथ लेकर नूरनगर लौट आए। शुरू के दिनों में गधा बिल्कुल चुपचाप रहा। सना उसे घास डालती, पानी भर कर देती, उसके सिर पर हाथ फेरती और उससे यूं बातें करती जैसे कोई बच्चा हो। तू अब अकेला नहीं है फैलान, ये घर भी तेरा है। गांव की औरतें पूछती,
ये गधा कहाँ से ले आई सना? वो हंसकर कहती, बारिश में भीग रहा था, दिल नहीं माना, साथ ले आई। किसी ने आगे ज्यादा सवाल करने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे सना का दिल बहुत मुलायम है, मगर यूसुफ के लिए हर बीतता दिन भीतर के डर को और गहरा करता जाता। उसे लगता जैसे गधा हर चीज को गहरी निगाह से देख रहा है, इस घर, सना और उसके अपने डर को भी। एक दोपहर जब तेज धूप छत की मिट्टी चटका रही थी, सलीमा अंदर खाना पका रही थी और सना आंगन में दरी बिछाकर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। सामने ही जुगनुओं की तरह ख्वाब, सहेली की आने वाली मेहंदी, कौन सा जोड़ा पहनेगी, कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा। उसी वक्त गधा फलान धीरे धीरे उसके पास आ गया। कुछ पल वो बस उसे गहरी ठहरी हुई नजरों से देखता रहा। वो नजर किसी जानवर की नहीं लग रही थी। सना ने महसूस किया तो माथे पर बल पड़ गए। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? दिल में हल्का सा डर उतरा। अचानक गधे ने जैसे हिम्मत जुटाई, मुंह थोड़ा ऊपर उठाया और साफ इंसानी आवाज में कहा, ए सना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सना के तो जैसे होश उड़ गए। उसका हाथ दिल पर चला गया। वह एकदम पीछे हट गई, चीख भी ना निकल सकी। गधा आगे बोला, घबराओ मत, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं, तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो चुका हूं। सना बदहवास होकर भागी, अपने कमरे में घुसी और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक गधा इंसानी आवाज में मुझसे निकाह की बात कर रहा है। आंगन में खड़ा यूसुफ ये सब देख रहा था। उसकी नसों में गुस्से और लाचारियों का लावा दौड़ गया। वो गधे के सामने जाकर चीखा, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम जुबान पर लाने की? तू है कौन? इंसान, जानवर, जिन्न या आफत? गधा फैलान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों रे यूसुफ बढ़ई, वादा भूल गया? 22 साल पहले तूने शर्त मानी थी, बेटा तेरा, बेटी मेरी। अब मैं अपनी जीती हुई चीज मांग रहा हूं, बाप की कुर्बानी या बेटी का निकाह। रात गहरा चुकी थी। महल की छत पर चांद थोड़ा सा ढल आया था। शहजादा सलीम ने सना की तरफ देखा। जब अब्बा ने तुमसे सब सच बताया होगा, तुमने उनसे नफरत नहीं की। सना ने गहरी सांस ली। नफरत? उस वक्त तो बस एक ही बात दिमाग में थी, या तो अब्बा बचें या मैं। सलीम ने थोड़ा झुककर उसका हाथ थामा। और तुमने अपने लिए गधे वाला रास्ता चुना? सना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, गधा नहीं, गधा फलान। बाद में पता चला कि उसकी असली कीमत क्या है। सलीम ने हंसते हुए कहा, तो चलो अब उन्हें भी बता ही दो, कैसे तुमने अपने बाप की जान के बदले अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस रात नूरनगर के छोटे से घर में दीवारें जैसे यूसुफ का गला पकड़कर पूछ रही थीं, क्या करेगा तू? सुबह सुबह वो सना के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। सना ने नींद भरी आंखों से देखा। अब्बा का चेहरा पिघली हुई मोमबत्ती जैसा, थका हुआ, टूटा हुआ। बेटी, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तू अपनी अम्मा का ख्याल रखना। उसकी आवाज भर्रा गई। सना का कलेजा बैठ गया। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ? यूसुफ रुक न सका, बिस्तर पर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए सब कुछ कह डाला। चांद सरोवर, मटर, गधा फैलान की शर्त, बेटा तेरा, बेटी मेरी, और कल की धमकी कि अगर बेटी नहीं दी तो पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ रोते हुए बोला, तू मेरी जान है, मेरी फूल जैसी बच्ची। मैं कैसे तुझे एक जानवर के हवाले कर दूं? मैंने न कर कह दिया है, वो मुझे मार देगा, मगर तेरी जिंदगी दांव पर रखकर जिंदा रहने का क्या फायदा? मैं मर जाऊंगा पर तुझे नहीं दूंगा। सना ने आंसू पोंछे, सीधी खड़ी हो गई। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी एक कुर्बानी से आपकी जान बच सकती है तो मैं पीछे क्यों हटूं? आप गधे से कह दीजिए, मैं निकाह के लिए राजी हूं। यूसुफ चीख पड़ा, पगली, तू समझती नहीं ये कैसी जिंदगी होगी? सना बोली, जो बेटी अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना नसीब नहीं बेच सकती, वो बेटी किस काम की? आप जाइए, कह दीजिए कि सना तैयार है। यूसुफ भारी कदमों से आंगन में गया जहां गधा फैलान इंतजार कर रहा था। कांपती आवाज में बोला, मेरी बेटी तुमसे शादी के लिए तैयार है। गधे की आंखों में अजीब सी चमक आई। बहुत अच्छा, बढ़ई, अब निकाह की तैयारी कर, कल सुबह मैं दुल्हा बनकर आऊंगा।
घर के भीतर ये खबर सुनते ही सलीमा बेहोश होकर गिर पड़ी, मगर हालात ऐसे थे कि न वो भाग सकते थे न छुप सकते थे। शादी का दिन आ पहुंचा। आंगन में हल्का सा सादा सा सजावट थी। सना पीला दुपट्टा ओढ़े कांपते कदमों से आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर दुल्हन वाली रौनक नहीं, बस बाप के लिए दर्द और अल्लाह के नाम पर सब्र था। गधे को फूलों की मालाओं से सजाया गया। लोग दूर से हैरत से देखते रहे। नूरनगर में ये कैसी अनोखी शादी हो रही है। काजी ने निकाह पढ़वाया। सना की कबूल है कि आवाज हल्की लेकिन साफ थी। यूसुफ और सलीमा टूटे दिल के साथ सब देख रहे थे। निकाह के बाद गधा फैलान सना को साथ लेकर सियाहवन जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता कभी ऊबड़ खाबड़, कभी ढलान, कभी घने पेड़ों के बीच से मुड़ता हुआ जाता। फिर अचानक जंगल के बीच एक चौड़ा पक्का रास्ता निकला जो गहराई में किसी और दुनिया की तरफ जाता दिखा। थोड़ी देर में सामने एक रोशन शहर उभर आया। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजार, मीनारें, ये था शहर जफरिया। उसके बीचों बीच खड़ा था किला-ए नूर महल। महल के बड़े फाटक अपने आप खुल गए और सना की हैरत की हद न रही। अंदर नक्काशीदार दीवारें, चमकते पत्थर, दूर तक फैले बाग। गधा उसे एक बड़े हाल में ले गया जहां ऊंचे मचान पर 3 कुर्सियां थीं। 2 पर खूबसूरत नौजवान बैठे थे और बीच वाली कुर्सी खाली थी। गधे ने कहा, ये मेरे भाई हैं, शहजादा इमरान और शहजादा हुमायूं, और आज से तू भी इस खानदान का हिस्सा है। पीछे से एक बूढ़ा रुआबदार शख्स आया। मैं हूं बादशाह जफर शाह। आज मेरा तीसरा बेटा भी अपनी बीवी के साथ लौट आया है। बादशाह बोला, मैंने अपने 3 बेटों और उनकी बीवियों के लिए अलग अलग महल बनवाए हैं। सब अपने अपने महलों में जाएं। सना ने देखा, इमरान व हुमायूं की बीवियां खूबसूरत शहजादों के साथ थीं और उसके साथ एक गधा। दिल में तड़प उठी, सबको इंसानी शौहर मिले और मेरा नसीब। दावत की तैयारी, दरिया की टोकरी और पहला जादू। छत पर बैठी सना ने मजाक में कहा, तुम्हारी अम्मा ने तो कम से कम इंसान से निकाह किया होगा, मैंने तो सीधे गधे से शुरुआत की। सलीम हंस पड़ा, और खत्म शहजादे पर किया ये मत भूलो। सना ने आंखें तरेर कर कहा, खत्म? ये तो अभी चल रही कहानी है हुजूर। फिर जरा नरम हुई। वो पहली रात याद है, मैं महल में अकेली और तुम गधे की शक्ल में आंगन में बैठे थे। सलीम ने धीमे से कहा, और मैं मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की अगर मेरा राज जानकर भाग गई तो। शादी के बाद सना को किला-ए नूर महल के एक हिस्से में पहुंचा दिया गया। इमरान और हुमायूं अपनी बीवियों के साथ अपने अपने महलों में चले गए। सना के कमरे में आलीशान बिस्तर, मोमबत्तियां, पर्दे, सब था, पर उसका दिल बिल्कुल सूना था। अगले दिन सुबह ही एक शाही पैगाम आया, बादशाह जफर शाह आज 3 बेटों के घर खाने पर आना चाहते हैं। हर बहू अपने अपने घर में दावत की तैयारी करे। इमरान और हुमायूं की बीवियां तो बरसों से शाही ठाठ की आदी थीं। उनके महलों में बावर्ची, नौकर, रसोइये सब मौजूद थे। लेकिन सना, एक गांव की लड़की, नया महल, न कोई साथ न कोई तजुर्बा। उसने परेशान होकर गधा फैलान की तरफ देखा। तेरे भाई तो न जाने कितने पकवान बनवाएंगे, और तू मुझे क्या देगा? न तंदूर, न बावर्ची, न राशन। मैं अकेली क्या करूं? गधे ने पहली बार उसकी तरफ नरम नजर से देखा। घबराना मत सना, महल से थोड़ा दूर एक दरिया है, चांद सरोवर में गिरने वाली धारा। उसके किनारे एक पुराना दरख्त है और उसके नीचे एक टोकरी रखी है। तू जो भी चीज चाहती है उसका नाम कागज पर लिखकर उस टोकरी में डाल दे, सब मिल जाएगा। सना को हैरत तो हुई, मगर चारा भी क्या था। वो अकेली दरिया की तरफ चली। रास्ता सुनसान था, मगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ती गई। आखिरकार वो दरख्त तक पहुंची जिसके नीचे सचमुच एक पुरानी टोकरी पड़ी थी। उसने कागज निकाला और उस पर लिखा, चावल, दाल, मसाले, सब्जियां, मीठा, फल। कागज मोड़कर टोकरी में डालने लगी ही थी कि अचानक पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया। सना चीखते हुए सीधी ठंडे पानी में जा गिरी। धारा तेज थी, मगर वो तैरना जानती थी। बड़ी मुश्किल से किनारे लगी। भीगे कपड़ों के साथ, कांपते बदन और डर से भरे दिल के साथ जब वो महल वापस लौटी तो उसके सामने जो मंजर था वो जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही वो अपने हिस्से के महल में दाखिल हुई, उसने देखा, आंगन में कोई गधा नहीं,
बल्कि एक बेहद खूबसूरत नौजवान खड़ा है। शाही लिबास, चमकती आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान। सना रुक गई। ये कौन है और ये किसका घर है? नौजवान आगे बढ़ा। तूने मुझे पहचाना नहीं सना, मैं ही हूं, तेरा शौहर, शहजादा सलीम। सना के होंठ सूख गए। मगर तुम तो गधा थे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंसान ही था पर एक खराब जादू, मेरे अपने भाइयों की चाल और मेरी अपनी गलतियों ने मुझे गधा फैलान बना दिया था। तू दरिया में गिरी, उस पल जादू की गिरह खुलने लगी और मुझे मेरा असली रूप वापस मिल गया। उस दिन पहली बार सना और सलीम बग्घी पर बैठकर शहर जफरिया के बाजार में निकले। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। सलीम हर दुकान पर पूछता, ये पसंद है सना, ये ले दूं? और सना पहली बार अपने अजीब से निकाह की थकान भूलकर दुनिया को मुस्कुराकर देखने लगी। लेकिन दूर से दो जोड़ी आंखें इन्हें देख रही थीं, शहजादा इमरान और शहजादा हुमायूं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका गधा भाई अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत शहजादा बन चुका है। जलन गड्ढे की खाल और आग में घिरा शहजादा छत पर हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी। सलीम ने सना से पूछा, अगर उस वक्त मैं तुम्हें सच बता देता कि गधे की खाल जलाने से क्या हो सकता है तो तुम मेरी बात मानती? सना ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा किया होता तो शायद इतना बड़ा चक्कर ही न होता, लेकिन फिर मैं तुम्हें वापस कैसे पाती? सलीम ने उसका हाथ जरा कसकर पकड़ा। तुमने मुझे खोया भी, फिर ढूंढ भी लिया, वरना हर कोई हिम्मत नहीं करता अकेले जंगलों में भटकने की। सना ने धीरे से कहा, यह मोहब्बत थी या जिद, आज तक नहीं जानती। बग्घी वाली सैर के बाद इमरान और हुमायूं के दिलों में जलन की आग भड़क चुकी थी। उन्हें डर था कि अब्बा का दिल फिर से सबसे छोटे बेटे की तरफ झुक जाएगा। शाम को दोनों ने बड़ी मोहब्बत का नाटक करते हुए सलीम के महल का रुख किया। हंसते बोलते हुए गले मिले। भाई, ये सब कैसे हुआ? तू दोबारा इंसान कैसे बन गया? सलीम ने सादगी से बताया, जब सना दरिया में गिरी उसी वक्त से जादू की गिरहें खुलने लगीं। दोनों ने ऊपर से तो खुश होकर बात की, मगर अंदर से उनकी चालाकी गाढ़ी होती जा रही थी। कुछ देर बाद एक बहाने से उन्होंने सना को अलग बुलाया। मिठास भरी आवाज में बोले, भाभी, हमें बहुत खुशी है कि हमारा भाई अब इंसान बन चुका है, मगर तुम्हें नहीं लगता अगर उसकी गधे वाली खाल कहीं यहां पड़ी होगी तो कभी भी कोई जादू उसे फिर गधा बना सकता है? सना के दिल में पुराना डर जाग उठा। तो मैं क्या करूं? इमरान बोला, देखो भाभी, अगर वो खाल मिल जाए तो उसे जला दो, न खाल बचेगी न वो फिर कभी गधा बन पाएगा। सना ने सोचा, उनकी बात में तर्क तो है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा सलीम दोबारा गधा बन जाए। वो रात को जब सब सो गए चुपचाप पूरे महल में तलाश करने लगी। आखिर एक कोने में संदूक के पीछे कपड़े में लिपटी हुई गद्दे की खाल मिली। दिल कांप रहा था मगर हाथ तेज थे। उसने खाल उठाई, आंगन में ले गई और आग जला दी। जैसे ही खाल लपटों में घिरी, एक दिल दहला देने वाली चीख महल में गूंज उठी। ऊपर कमरे में बैठे शहजादा सलीम का शरीर जैसे आग में जलने लगा। वो तड़पता हुआ बाहर भागा, चीखता रहा और फिर दौड़ते दौड़ते सियाहवन जंगल की तरफ गायब हो गया। सना के होश उड़ गए। जब तक उसे पूरी तरह समझ आता, वो जमीन पर बेहोश गिर चुकी थी। जब उसे होश आया तो कमरा बिखरा पड़ा था। महल में अजीब सा सन्नाटा था। न सलीम था, न उसकी आवाज। सना लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागी। शहजादे, सलीम, वापस आओ, मैंने गलती कर दी, मैं धोखा खा गई थी, लौट आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती खामोशी थी। किलाए नूर महल उसे अब किसी सूने खंडहर जैसा लगने लगा। वो रोती रोती महल से बाहर निकली, सीधे सियाहवन जंगल की तरफ, वहीं जहां से ये अजीब रिश्ता शुरू हुआ था। रातें दिन रातों में बदलती रहीं। सना हर पगडंडी, हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे ढूंढती रही, कहीं तो होगा मेरा सलीम। कई दिन ऐसे आए कि उसने सूखे पत्तों पर रात गुजारी, बारिश में भीगती रही, भूख प्यास से बेहोश होती रही, मगर उसकी आंखों में एक ही तस्वीर थी, वो शहजादा जो कभी गड्ढे की शक्ल में भी उसे इंसानी मोहब्बत से देखता था। आखिर एक दिन जंगल के सबसे घने हिस्से में उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखी। वो हिम्मत करके अंदर गई तो देखा कोने में एक बहुत बूढ़ा शख्स बाबा फाकिरुद्दीन। जैसे ही सना अंदर पहुंची, बाबा ने आंखें खोली।
आजा बेटी, तू बहुत दूर से आई है, अपने शौहर को ढूंढ रही है ना? सन्ना की आंखें भर आईं। बाबा, आपने देखा है उसे? वो जला हुआ, तड़पता हुआ जंगल की तरफ भागा था। बाबा ने भारी आवाज में कहा। हाँ, मैंने उसे देखा है। वो यहां से गुजरा, दर्द में, गलतियों की सजा में। अब वो अपने बाप के महल में वापस ले जाया गया है, मगर अर्ध मौत में पड़ा है। सना कांपते हुए बोली, कोई इलाज है उसका? बाबा फाकिरुद्दीन ने आंखें बंद कीं। एक ही इलाज है। इस जंगल के वीरान कुएं के पास एक नीली जड़ी बूटी उगती है। उसे बारीक पीसकर उसके जख्मों पर लगाना, उसका अर्क बनाकर पिलाना। 20 दिन तक अगर तू उसकी सही देखभाल करे तो वो ठीक हो सकता है। नीली जड़ी, हकीम का भेष और 20 दिन की खिदमत। महल की छत पर बैठे सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि तुमने अकेली वो नीली जड़ी ढूंढकर मुझे बचाया था। सना ने आंखें घुमाईं। और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें मारकर फिर खुद ही बचाने दौड़ी थी। दोनों हंस पड़े। फिर सना ने नरम लहजे में कहा, उसी वक्त महसूस हुआ गलती भी अपनी थी और सुधार भी खुद ही करना होगा। सलीम ने सर हिलाकर कहा, और तुमने दोनों काम पूरे हक के साथ किए। पहले खूब जलाया, फिर खूब बचाया। बाबा फाकिरुद्दीन से रास्ता पूछकर सना वीरान कुएं की तरफ भागी। रास्ता आसान नहीं था, कीचड़, कांटे, जंगली जानवरों की आवाजें, लेकिन उसका इरादा अब पत्थर बन चुका था। कुएं के पास पहुंचकर उसने आसपास की जमीन छानी, झाड़ियों को हटाया, मिट्टी कुरेदी। आखिरकार उसे नाजुक, हल्की चमक वाली नीली जड़ी बूटी मिल गई। उसने बड़े एहतियात से उसे पोटली में रखा और शहर जफरिया की तरफ वापस चली। सफर लंबा था। कई बार उसे लगा कि अब दम टूट जाएगा, लेकिन हर बार उसके सामने सलीम का चेहरा आ जाता, दर्द में तड़पता हुआ। महल के करीब पहुंचते ही उसने सोचा, अगर मैं सना बनकर अंदर गई तो शायद शहजादा मुझे माफ ना करे या बादशाह मुझे तुरंत मरवा दें, मगर अगर मैं किसी और के भेष में जाऊं तो कम से कम उसके पास रहने का मौका तो मिलेगा। उसने एक कोने में बैठकर अपने कपड़े बदले, बाल कसकर बांधे, सर पर पगड़ी जैसी पोटी बांधी और एक देहाती हकीम जैसा लिबास पहन लिया। आवाज भी जरा भारी कर ली। अब वो दूर दराज के किसी मजलूम हकीम की तरह लग रही थी। किला नूर महल के पहरेदारों ने उसे रोका। कौन हो? वो बोली, मैं हकीम हूं। सुना है बादशाह जफर शाह का बेटा जख्मी है, मेरे पास उसका इलाज है। खबर सुनते ही बादशाह ने उसे फौरन दरबार में बुलवाया। सना ने अदब से आदाब किया। बादशाह सलामत, मुझे खबर मिली कि आपके बेटे की हालत बहुत खराब है। मेरा दावा है, अगर आप मुझे बिना रोक टोक इलाज करने दें तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। बादशाह की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगर तूने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो आधी सल्तनत और मुंह मांगा इनाम तेरा होगा। सना को सीधा उस कमरे में ले जाया गया जहां शहजादा सलीम बिस्तर पर पड़ा था। चेहरे पर जले निशान, माथे पर पट्टियां, बदन बुखार से तपता हुआ। उसे देखते ही सना का दिल चीख उठा, मगर वो अपने आप को रोकती रही। उसने नीली जड़ी को कूटकर बारीक चूर्ण बनाया, उसमें से मरहम तैयार किया और बड़े प्यार से उसके जख्मों पर लगाने लगी। जब वो उसके बालों पर हाथ फेरती, सलीम बेसुध सी हालत में बड़बड़ाता, सना, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सना की आंखों में आंसू भर आते, मगर वो कुछ न कहती। मरहम के साथ साथ उसने जड़ी का अर्क भी तैयार किया और छोटे छोटे घूंटों में उसे पिलाने लगी। दिन रात का फर्क मिट गया। 20 दिन तक वो उसी कमरे में रही। कभी हकीम बनकर दवा देती, कभी चुपके से उसके हाथ थामकर रोती। जब भी बादशाह आता, उसे अपने बेटे के सिरहाने खड़े तसल्ली देते हुए देखता। धीरे धीरे सलीम के जख्म भरने लगे, चेहरे की जलन कम हो गई, रंगत लौटने लगी, सांसें हल्की हो गईं। 20वें दिन सुबह जब सन्ना कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा शहजादा सलीम पलंग पर बैठा हुआ था, सिर झुकाए, आंखों में नमी। वो अकेले में खुद से कह रहा था, सना, तूने मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया? क्यों भाइयों की बातों में आ गई? मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तेरे बिना जीना मुश्किल है। सना से और बर्दाश्त न हुआ। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, पगड़ी उतारी, हकीम वाला लिबास हटाया और उसके सामने वो ही सना खड़ी थी
जिसे वो खो चुका था। सलीम एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। तू तू यहां कैसे? सना की आंखों में आंसू थे, आवाज में मैं गई कब थी? बस रूप बदल लिया था ताकि तेरा इलाज कर सकूं। सलीम ने उसे गले से लगा लिया। खुशी के आंसू, पछतावे के आंसू सब एक साथ बह निकले। कुछ देर बाद उसने घबराकर कहा, अगर अब्बा को पता चला कि तू ही वो लड़की है जिसने मेरी खाल जलाई थी, तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। सना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब देखना मैं क्या करती हूं। दरबार का सच, सज्जा, माफी और दूसरी शादी। छत पर आखिरी बार हवा चली, जैसे कहानी भी अब अपना आखिरी पन्ना पलटने वाली हो। सना ने शरारत से पूछा, तो हुजूर ये बताइए, आखिर में जिसे इनाम मिला वो हकीम था या आपकी बीवी? सलीम ने हंसते हुए कहा, दोनों एक ही निकले और इनाम भी दोनों को एक साथ मिला। सना ने धीरे से उसका कंधा छुआ, और ये जो आधी सल्तनत का वादा था वो कहाँ है? मुझे तो बस आधा शौहर मिला, आधा गद्दा, आधा शहजादा। सलीम ने झुककर उसका हाथ चूमा। जो लड़की गधे को शहजादा बना दे उसके लिए तो पूरी सल्तनत भी कम है। अगले दिन हकीम के भेष में ही सना दरबार में हाजिर हुई। बादशाह जफर शाह ने दूर से ही देख लिया, बेटे की तबीयत अब बहुत बेहतर है। हकीम साहब, बादशाह ने खुशी से कहा, आपने कमाल कर दिया। वादा याद है ना? जो चाहो मांगो, आधी सल्तनत तक तुम्हारी है। हकीम के भेष में खड़ी सना ने गहरी सांस ली। बादशाह सलामत, मुझे न सोना चाहिए, न जमीनें, न महल, मुझे तो बस आपका बेटा चाहिए, शहजादा सलीम। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें फैल गईं, चेहरा गुस्से से भर गया। ये क्या बकवास है? तू मेरे बेटे को मांग रहा है? चाहे जो ले ले, पर मेरा बेटा नहीं। सना ने सिर झुकाकर कहा, आपने वादा किया था। बादशाह गरज उठा, वादा मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, मगर बेटे पर नहीं चल सकता। और कोई इनाम मांग हकीम। सना ने एक पल सोचा, फिर बोली, अच्छा तो मेरी दूसरी मांग सुनिए। मुझे आपके दोनों बड़े बेटों शहजादा इमरान और शहजादा हुमायूं को डंडे से मारने की इजाजत दी जाए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा, सब उसकी नजर से नजरें चुराने लगे, क्योंकि वादा तो सबके सामने किया था। आखिरकार वो बोला, ठीक है, लेकिन बस जान ना निकले उनकी। दोनों शहजादों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। सना ने हाथ में डंडा लिया, पहले हल्के से मारा, फिर जरा जोर से, फिर और ज्यादा। शुरू में दोनों हंसते रहे, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इतना क्या है। लेकिन जैसे जैसे डंडे की चोट गहराती गई, उनके चेहरे पर घमंड की परत उतरने लगी, दर्द की शिकन उभर आई। आखिरकार इमरान चीख पड़ा, बस करो, हम सब सच बता देंगे, बस मारना बंद करो। सना रुक गई, तो बोलो सबके सामने, सच क्या है? इमरान और हुमायूं ने थरथराती आवाज में पूरी दास्तान सुनानी शुरू की। कैसे बचपन से ही उन्हें लगा कि छोटा भाई उनसे ज्यादा प्यारा है, कैसे उन्होंने जलन में आकर उसे गलत राहों पर धकेला, जादूगर के पास भेजा, जादू टोने में फंसवाकर उसे गधा फैलान बनवाया, और फिर कैसे सना को उकसाकर उसकी खाल जलवाने की साजिश रची, ताकि खाल के साथ साथ भाई भी जलकर मर जाए। पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह जफर शाह की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों भर आए। तो ये सब मेरे ही महल में होता रहा और मुझे खबर तक ना हुई। तुमने न सिर्फ अपने भाई से बल्कि अपने बाप के भरोसे से भी गद्दारी की। फिर उसकी नजर हकीम पर गई, और तू कौन है जिसने ये सब सच उगलवा दिया? सना ने गहरी सांस ली, पगड़ी उतारी, हकीम का लिबास निकाला। पूरा दरबार हैरान रह गया। ये तो वही लड़की है, नूरनगर की यूसुफ बढ़ई की बेटी सना। सना की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत, हाँ मैं वही हूं जिसने आपके बेटे की खाल जलाई थी। लेकिन अगर वो खाल न जलती तो आज वो फिर से शहजादा भी न बनता। मैंने गलती की, पर मोहब्बत में की, और फिर उसी मोहब्बत में उसे ढूंढकर, जड़ी बूटी लाकर 20 दिन की खिदमत से उसे वापस जिंदगी दी। बादशाह ने कुछ पल चुप रहकर सना को देखा, फिर भारी आवाज में कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि तू मेरे बेटे से सच्ची मोहब्बत करती है। जो बहू अपने शौहर की जान बचाने के लिए जंगलों में भटके, भेष बदले, खतरे उठाए, वो हमारे महल की इज्जत है।
आज मैं ऐलान करता हूं, शहजादा सलीम और सन्ना की शादी दोबारा होगी। इस बार धूमधाम से पूरे शहर जफरिया को दावत दी जाएगी और तुम्हारे माँ बाप यूसुफ और सलीमा हमारे मेहमान बनकर यहीं किलाए नूर महल में रहेंगे। थोड़े ही दिनों में महल सज गया। छतों से गुलाब के फूल बरसे, सना की डोली चांदी की नक्काशी से सजी। सलीम सुनहरी लगाम वाले घोड़े पर सवार हुआ। नूर नगर से यूसुफ और सलीमा आए, इज्जत से शाही मेहमान बनकर। सना माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई, गम से नहीं, सुकून से। शादी के बाद बादशाह ने इमरान और हुमायूं को बुलाया। तुमने जो किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, मगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें माफ कर चुका है, इसीलिए मैं भी माफ करता हूं। पर अब इस सल्तनत में तुम्हारे लिए कोई तख्त नहीं, कहीं और जाकर अपनी जिंदगी तलाश करो। दोनों ने सिर झुकाए छोटे भाई के सामने हाथ जोड़े। सलीम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। गलतियां इंसान से होती हैं, माफी इंसान को इंसान बनाती है। जाओ, खुद को बदलो। कहानी खत्म हुई। छत पर खामोशी छा गई। सलीम ने सना की तरफ देखा। तो अब भी यकीन नहीं आता कि तुमने गधे से निकाह करके शहजादा पाया? सना मुस्कुराई। अब्बा ने मटर के बदले वादा किया था, मैंने वादे के बदले जिंदगी दी। और जो शख्स अपना वादा निभाता है, चाहे वो गधे की शक्ल में ही क्यों ना हो, उससे मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह नूर नगर की वो लड़की जिसकी शादी गधे से हुई थी, आखिरकार अपने शहजादा सलीम के साथ नूर और मोहब्बत से भरी जिंदगी गुजारने लगी।